हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भक्ति। और आज का जो दिन है, आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं अपना सबसे पहला पॉडकास्ट एपिसोड 1, जो कि और आज के इस पहले एपिसोड में हमने इनवाइट करा हुआ है अपने सबसे खास मेहमान को, जो कि एक लॉ परस्यूअर है, एक लॉ स्टूडेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो एक बार जरा उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सर प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम शिव शुक्ला है और मैं एलयू का एक स्टूडेंट हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का। और मैं इस समय सेकंड सेम में हूँ। मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर अभी कंप्लीट किया है लॉ में। और लॉ मैंने इसलिए परस्यू की ताकि मैं एक इंडिपेंडेंट सिटीजन क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक ऐसी बॉडी होती है जो इंडिपेंडेंट और I want to bring a change in the society. That's why I pursued law. That was a short and brief intro about me and over. ओके, तो ये था कि हम इनका एक शॉर्ट इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर। तो ठीक है, तो सर एक के बाद एक हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका आपको जवाब देना होगा हमारी जनता को। ओके तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अपनी तरफ से कि आपने लॉ ही क्यों परस्यू करना इम्पोर्टेंट समझा? कोई और सब्जेक्ट भी तो आप चूज कर सकते थे ना। और बाकी के सब्जेक्ट्स देखिए, बाकी के सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी अपने क्लास 1 to 12 में कवर अप कर चुका था, लेकिन लॉ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। लॉ को आप थियोरेटिकल नहीं ले सकते, लॉ आप के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसलिए लॉ मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैंने ज्यादा मतलब अपने मतलब मुझे लगा कि ये मेरे लिए बना है। इट इज मेड फॉर मी एंड इट इज अ वेरी थॉरो एंड डीप सब्जेक्ट। अगर आप उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द बेयर एक्ट और ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द बुक सेज अबाउट एन एक्ट, और वो एक्ट के पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगा ऐसा कि वो मेरे लिए बहुत ओके, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अब अगर मैं अपने नजरिए से आप लोग को बताऊं तो एक सबका अपना अपना आई मीन फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट्स होता है। तो हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो जैसे मेरी सिविल है तो अब इनकी लॉ है, ठीक है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब एक और सवाल है, आपका मतलब कोई इंस्पिरेशन होता है कि वो मतलब है क्या लाइफ में? जैसे बहुत सारे लोगों का, फेमस पर्सनालिटीज का कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर होता है, तो प्लीज कुछ शेयर करिए इसके बारे में। देखिए, पहली बात इंस्पिरेशन फॉलो नहीं, इंस्पिरेशन बनते। मैं भी किसी की इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ, ठीक है। और इंस्पिरेशन बनने के लिए मैंने जिस इंस्पिरेशन को फॉलो किया है वो मेरे ही कोई रिलेटिव है, क्योंकि वो भी जुडिशरी में थे। और मैं जब भी उन्हें देखता था मुझे लगता था कि यार, जब इनके पास जुडिशरी में जाकर इतनी पावर है, इतना रिस्पेक्ट है कि पीपल सैल्यूट हिम, पीपल लाइक दे गिव देम very rare facilities which are not even given to the army officers. So मुझे बड़ा आश्चर्य होता ये बात। तो जब मुझे ये चीजें सामने अपने दिखने लगी, अपनी चीज के, जब भी आप लोगों को कोई चीज सामने होती हुई दिखती है ना, तब आप उसे ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते। You're understanding what I'm saying? तो वही चीज मेरे साथ, तो मेरे को एकदम से दिमाग में मेरे क्लिक हुआ कि यार मुझे लॉ लेना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एकेडमिक हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, आई मीन मेरे मन में ऐसे ही मतलब आपसे कन्वर्सेशन करते समय एक सवाल उठा कि मतलब आपका कोई एम होगा ना, मतलब लॉ सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपका क्या मतलब एक मेन आई मीन पर्सनालिटी और एम क्या है? मतलब मेरा एम बढ़िया सवाल। देखिए, हर लॉ स्टूडेंट का वैसे तो एम होता है लॉयर,
है ना, वकील करेंगे, लॉयर बनेंगे, वकालत करेंगे, है ना, वकील साहब। आपने देखा होगा कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखा रहता है वकील साहब, एडवोकेट साहब, सब नाम। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें आपको अचीव नहीं होंगी। तो फर्स्ट तो हार्ड वर्क। उसके बाद अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि मेरा एम क्या है। यूपीएससी सिविल्स मेरा एम है। जैसा कि आपने कहा ना आपका इंटरेस्ट है सिविल्स में, सो लॉ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिविल्स ऑल्सो। आई थिंक यू आर लिसनिंग। ओके ओके, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल आंसर। अच्छा, मुझे एक मतलब मतलब आपने अपने बारे में तो बहुत अच्छी खासी जानकारी दे दी हम लोग को, पर अब हम थोड़ा लॉ के बारे में जानना चाहेंगे। लॉ मेकर के बारे में तो जान लिए, अब ये बताइए कि हमारी सोसाइटी में लॉ बनता कैसे है, मतलब कौन कौन सी बॉडीज और कौन कौन मैं सी लॉ समझ गया रिस्पॉन्सिबल है। मैं समझ गया मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए, 3 स्टेजेस होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं एक डेमोक्रेसी। देखिए, हमारा पहली बात सबसे बेसिक से मैं अगर आपको चालू करूं, और सॉरी अगर ये थोड़ा लंबा चला जाए, हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एम आई राइट? इंटरेक्ट करिए। जी जी बिल्कुल, बोलिए ठीक बोलिए। है, ठीक है। तो अब इस हर एक डेमोक्रेटिक बॉडी के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है, एक बिल जो है वो पास होता है, जिसे हम कहते हैं पारित होना, है ना। और जब भी वो बिल पास किया जाता है, वो एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पास के मतलब पावर होती है कि या तो अगर वो नॉन मनी बिल है या नॉन फाइनेंशियल बिल है तो आप वो उसे रिजेक्ट कर सकता है अगर उसका मन करे। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे वो करना ही पड़ेगा, वो मतलब उसे एक्ट बनाना ही पड़ेगा। मनी और जो नॉन फाइनेंशियल बिल है उसे एक ही बार रिजेक्ट कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये तो एग्जीक्यूटिव और वो हो गया। अब जुडिशरी का होता है कि किसी सिटीजन को एक मतलब सेफ गार्ड करना उसके फंडामेंटल राइट्स को, और जो भी ये लॉ तोड़ता है उस लॉ उसे सजा देना, उसे पनिश करना, और इस लॉ को प्रोटेक्ट करना ताकि वायलेट ना हो। तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रो था कि कैसे एक बिल को एक्ट में बनने, मतलब बिल जो है वो कैसे एक एक्ट बनता है, इसकी पूरी कहानी। वो तो सही है सर, बट एक्चुअली हमारी जनता जानना चाहती है कि लॉ कैसे बनता है सोसाइटी में, तो लॉ के बारे में थोड़ा बताओ। लॉ, ये लॉ ही था कि बिल से एक्ट बनने को ही लॉ कहते हैं। एक्ट जो होता है वही लॉ बनता है आगे। जब उस एक्ट को आप जुडिशरी, जब उस एक्ट मतलब वो एक्ट जब पारित होता है एग्जीक्यूटिव के पास, और एग्जीक्यूटिव जब उसे इम्प्लीमेंट करती है, फोर्स में लाती है, तो जो एक्ट है वो लॉ बन जाता है। मतलब पहले बिल होता है, फिर एग्जीक्यूटिव के पास जाके एक्ट, और एग्जीक्यूटिव के पास जाके एक्ट बनता है, फिर एक्ट जब इम्प्लीमेंट होता है, फोर्स में आता है, तब लॉ बनता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बट एक्चुअली मैंने भी कहीं पढ़ा था कि हमारी सोसाइटी में जो लॉज होते हैं, हमारे मतलब जो सोसाइटी होती है वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और जो हमारी जनता है, आम लोग हैं, वो इलेक्शंस में कैंडिडेट अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करते हैं। वोट करने के बाद एक विनर कैंडिडेट होता है जो कि हमारा कोई नेता वगैरह को एज अ इलेक्टेड कैंडिडेट जिसे बोलते हैं हम लोग। उसके बाद अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वही सेम कैंडिडेट वोट क्या बनाता है, लॉज बनाता है, जो कि सुपरवाइज होने होते हैं बड़े मतलब लाइक चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल। उसके बाद वो हमारी सोसाइटी में अप्लाई होते हैं, जिसको सारी जनता से फॉलो करना होता है। मैंने तो ऐसा कुछ समझा था, बट आपकी एक्सप्लेनेशन भी गलत नहीं है, दैट्स ओके। देखिए, जो आपने बताया वो मैं बताऊं तो वो लेजिस्लेचर के सारे फंक्शन है वैसे, सच बताऊं, क्योंकि आपने जो बताया
वो था, वो पूरा अगर मैं पूरी बताऊं, आपने थोड़ा सा छोड़ दिया कि एक किसी भी जगह पे अगर आप इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हो तो आपको एमएलए या एमपी, ये यही तो आप जो है रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हो। ये विधानसभा या विधान परिषद में एमपी बैठता है, और एमएलए जो है वो बैठता है आपका लोकसभा के उसमें हाउसेस। ठीक है, अब लोकसभा आ गया तो यानी लेजिस्लेचर। ठीक है ना, तो लेजिस्लेचर, लोकसभा आ गया यानी लेजिस्लेचर। अब वो चीजें लॉ नहीं बन, वो चीजें एक्ट बन, जो मैंने आपको अभी बताया, वो बिल पास होता है, जो वो वोट जो कि लोकसभा की वोटिंग में चलता है। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में जो वोटिंग होती है, मेजोरिटी ऑफ द वोट अगर बताता है कि ये ये जो क्या नाम है बिल है, इसे एक्ट बनाना है, हमें इसे फोर्स करना है, तब जाकर के वो एग्जीक्यूटिव में। ओके, इतनी नॉलेज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है, नॉलेज की बरसात हो रही है इस दुनिया में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, एक सवाल और, कि जैसे कि लॉस बने और सोसाइटी में लागू हो गए, सबको बोल दिया गया कि ये लॉस फॉलो करने हैं सबको, ठीक है, तो ये बताइए कि अगर किसी ने लॉ फॉलो नहीं किया है तो ये कैसे डिसाइड होता है कि उसके साथ क्या पनिशमेंट होगी? लाइक कोर्ट में होता है, कोर्ट में जज कैसे डिसाइड कर लेता है अपना, मतलब कि इसको पनिशमेंट देनी है, इसको ये करना है? ओके, हाँ, तो ये सवाल अच्छा है। इस सवाल के लिए मैं या आपको लॉ में बताता हूँ। तो देखिए, अगर कोई भी क्राइम हुआ, मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, जी, ये सारी चीजें हुई हैं, तो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड में है। क्रिमिनल बैकग्राउंड यानी कि फिर आपकी उसके लिए किताबें होती हैं, फिर जो जज रेफर करता है उसे कहते हैं हम आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजरल। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, ज्यादा। आईपीसी जो है हमारा, वो ये बताता है कि उस व्यक्ति के साथ हमें क्या करना है, मतलब जिसने मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन जैसी घटिया क्राइम किए हैं, उसके साथ करना क्या है, ये हमें आईपीसी बताता है। आईपीसी की किताब होती है, वो मोटी सी होती है, तो हमें सेक्शंस के अंदर लिखे हुए बताते हैं। और सीआरपीसी हमें बताता है कि किस प्रोसीजर से करना है। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो जज को आईपीसी बताएगा कि मर्डर का क्या, इस मर्डर की क्या सजा है, 6 साल की सजा होती है, और मर्डर की क्या सजा है, और किस प्रोसीजर से अगर इसे प्रिजन ले जाया जाएगा, फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर चार्जशीट फाइल होने के बाद कैसा होगा, इसको सामने लाया जाएगा, फिर उसके बाद उसको जेल में रखा जाएगा, प्रिजनर्स की क्या क्या नहीं करेंगे, क्या ये सब बताता है। और सिविल में आए, सिविल की भी अलग सीपीसी होती है, और इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, तो आज पता चला मुझे कि इतना सब कुछ भी होता है इस दुनिया में। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जैसे क्या हम बोल सकते हैं कि आपका एक लॉयर बनना है? देखिए, पहले तो आपको यही पता होना शायद नहीं होगा कि लॉयर और एडवोकेट का फर्क है। क्या मैं आपसे या आपकी जनता से यही पूछना चाहूंगा कि एक गेस मारिए, बस एक गेस, ज्यादा नहीं, लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क है? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर जो होता है वो एक, आई मीन एक जॉब, एक इमोशन को रेफर करता है कि जैसे ये बंदा एक लॉयर है। एडवोकेट क्या होता है कि जो नाम, जो लॉयर होता है उसके नाम के पहले लगता है, लाइक एडवोकेट शेव, लाइक दैट। क्या मैं कहूँ एडवोकेट लॉयरशिप सही है? जी बिल्कुल, एडवोकेट, लॉयर नहीं, मतलब एडवोकेट, एडवोकेट शेव। देखिए, वरना देखिए, आ अब जाता मैं है इसका lawyer। जवाब दे, मैं इसका जवाब, लॉयर अगर मान लीजिए मैंने 5 साल कंप्लीट कर लिया एलएलबी फुल्ली फुल्ली, तो मैं एक लॉयर बन। A person with a degree of law becomes a lawyer, but a person with a degree of law plus एक
एग्जाम होता है बार काउंसिल का, जिससे आप बार काउंसिल का रजिस्टर हो जाते हैं और फिर आपको सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने को दिया जाता है, उससे एडवोकेट। एडवोकेट इज मोर पावरफुल देन अ लॉयर। लॉयर इज सिंपली अ लॉ इंटर्न पर्सन who has just completed his or her law graduation, ठीक है। और एडवोकेट जो होता है वो बेसिकली एग्जाम क्लियर करके बनता है। एडवोकेट हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन लॉयर हर कोई बन सकता ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दैट। और कहीं ना कहीं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लॉयर होता है, हमारी सोसाइटी में लॉयर्स की बहुत मतलब आई मीन इम्पोर्टेंस है। पर कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि लॉयर इज अ वेरी लो कॉस्ट पर्सनालिटी, बहुत कुछ बड़ा नहीं समझते वो लॉयर। बट मेरा है। लॉयर एक लो कॉस्ट पर्सनैलिटी, लेकिन एडवोकेट एक लो कॉस्ट पर्सनैलिटी। मैंने आपको अभी बोला ना, everyone can become a lawyer, but to become an advocate and clear that bar council exam, there people need guts, and everyone doesn't have. जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। एंड मुझे भी ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं कि लॉयर जो होता है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है अपनी सोसाइटी में, क्योंकि वही जस्टिस दिलाता है। एक्चुअली जस्टिस तो वही दिलाता है ना, जज के सामने एविडेंसेस एंड विटनेस वही पेश करता है। अच्छा, मेरे मेरे मन में एक ऐसे ही पर्सनल क्वेश्चन आया है कि जज जो होता है वो भी मतलब किसी जमाने में लॉयर लॉयर हुआ करता था, या वो डायरेक्ट जज बन जाता है? लॉ में ज्यादा आप जिस तरह के सवाल पूछ रही है, लेकिन फिर भी मेरे पास इसके जवाब हैं। देखिए, एक लॉयर, और लॉयर मैंने आपको फिर कहा, आप गलत टर्म कर रही। लॉयर के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो जज। एडवोकेट के पास राइट है, अगर वो 10 इयर्स अपने कंप्लीट करता है हाई कोर्ट, ठीक है, 10 इयर्स किसी भी कोर्ट में वो कंप्लीट करता है, तब वो जज बनने के लायक हो जाता है। एक ये होता है राइट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं PCSJ। और सबसे मुश्किल एग्जाम होता है PCSJ का, PCSJ दिल्ली में आपको सीधा पोस्ट किया जाता है या तो हाई कोर्ट, और अगर आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जज के अपॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट कि अच्छा, तो एक डायरेक्ट छोटा सा रिप्लाई दे दीजिए इस सवाल का कि जो जज होता है वो डायरेक्ट जज बनता है, या वो एडवोकेट के लिए अप्लाई भी करता है तो फिर उसके बाद प्रमोट होके वो जज बनता है? देखिए, तभी मैंने कहा ना, प्रोफेशनल कोर्स पहली बात वो एक जॉब वगैरह में प्रमोशन सिस्टम में आपको एग्जाम दे देकर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप एडवोकेट, हाँ, लेकिन ये बता सकता हूँ, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आप पहली कड़ी जो बननी पड़ेगी वो लॉयर, फिर एडवोकेट, फिर उसके बाद जज, और तीनों में एग्जाम लगेगा। लॉयर में बार काउंसिल जब आप देंगे तब आपका एडवोकेट बनेगा, एडवोकेट में जब आप PCSJ देंगे तब आपका जज लगेगा, और PCSJ के साथ आपको एक्सपीरियंस मिलना। ओके ओके। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछूंगी आपसे, ये भी हमारी तरफ से आप समझ लीजिए कि मतलब एक चीफ मिनिस्टर होता है, तो मैंने ऐसा सुना है लोगों को कहते हुए कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उससे किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। वो अगर वो आई मीन इलिटरेट पर्सन नहीं भी है तो भी वो एक इलेक्शन जीत के अपना पोजीशन स्थापित कर सकता है। तो प्लीज, ऐसे तो हमारे लोग के हर कोई मतलब हर कोई लिटरेट पर्सन ऐसे जीत जीत के बन सकता है ना? आप कृपया अपना माइक खोलें और मेरे साथ इंटरेक्ट करें। अरविंद केजरीवाल जो है इस समय किस सीएम है, किस देश कह रहा हूँ, सॉरी माफ करिएगा, किस राज्य के? दिल्ली के ना?
जी। क्या क्वालिफिकेशन? जी देखिए, इतना तो हमको नहीं पता क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल के खानदान से नहीं है, उनके खून नहीं है, तो हमको उतना नहीं पता उनके बारे में। माफ करिएगा, आप बता दीजिए अगर। क्वालिफिकेशन उनके ये है, यस क्लियर करके एक डीएम, ठीक है, और उसके साथ साथ मेरे मुताबिक आईएएस भी रह चुके हैं। उन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया था। वो एक आईआईटीएन भी थे, आईआईटी के भी एलुमनाई रह चुके हैं आईआईटी तरफ। तो अब आप ये देखिए उनके क्वालिफिकेशन के बाद, तो जरूरी नहीं है कि हर इलिटरेट पर्सन एक सीएम। मैं आपको ऐसे कई वो दे सकता हूँ जेपी नड्डा है हमारे, इतने अच्छे। अब आप ये समझते कि जैसे हमारे यहाँ, मैं किसी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन हर रिलेटेड पर्सन नहीं, मैं नहीं मान सकता कि हाँ कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स के जरिए, मतलब क्या उन्हें, अगर मान लीजिए उनका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड, तब वो इलिटरेसी में भी जीत जाते हैं, बहुत कम, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने भी मान लीजिए इलिटरेट बहुत स्ट्रगल किया पॉलिटिक्स में आने, और अगर मान लीजिए लिटरेसी डजंट मैटर इफ यू हैव अ गुड लीडर। जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे, वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने वो मतलब चाय बेचने का काम करते थे। अब ये समझिए, जब पढ़ने लिखने का नहीं था, उन्होंने अपना घर किया था, है ना, लेकिन फिर भी आज के समय में वो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा, वर्ल्ड लेवल पे सबसे टॉप लीडरशिप में वो चलते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिटरेसी। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तर्क देकर हम लोग को मतलब हमको समझाया। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा एक बहुत ही अच्छा और एंटरटेनिंग इंटरव्यू। होप यू लाइक इट सर। प्लीज ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, प्लीज एक बार शेयर करिए हमारे साथ। गाइस व्यूअर्स भी इस पॉडकास्ट को सुने या फिर देखें, मैं कहना चाहूंगा कि पॉडकास्ट है ना, भक्ति जी का, कृपया करके इनको जितना लाइक दे सकते हैं, जितने दे सकते हैं, जितने इनके पॉडकास्ट सकते हैं देखिए, एक छोटा सा दिया जो वही पूरी अंधेरे कमरे को रोशन करता है। तो ऐसे मतलब क्या ऐसे टॉपिक्स पे ये मतलब हमारे साथ कन्वर्सेशन कर रही हैं कि ऐसे कन्वर्सेशन मतलब they can change the society, and the change in society make change in like people's mindset, and there will be a light of awareness among the so इन्हें फॉलो करें, इन्हें प्यार, ठीक है, और that's it from my side. थैंक यू सो मच सर कि आपने हम अपना कीमती वक्त हम लोग को दिया और हमको उस लायक समझा कि हम लोग आपका इंटरव्यू ले लें। तो गाइस ये था, बस यहाँ तक हम लोग का इंटरव्यू था। अगर आपको भी कोई सवाल आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना क्या सवाल है आप लोग के, हम लोग उसको ही बताएंगे। ऐसे ही बहुत अच्छे इंटरव्यू होते रहेंगे अगर आप हमारे साथ ट्यून रहे। तो प्लीज फॉलो फॉर मोर। आज हमको काफी सारा ज्ञान मिला है एक लॉ स्टूडेंट से। देखिए लॉ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए जरूरी नहीं है एक सबसे ज्ञानी की जरूरत हो, एक छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही एक शख्स मतलब एक स्टूडेंट से हमने इतना सारा ज्ञान लिया है आज, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था मुझे आपको। बाय बाय, सी यू, टाटा। हम लोग की मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में या अगले इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच, प्लीज डू फॉलो। बाय।